हेलो बच्चों, हम देख रहे हैं जे एडवांस 2021 के पेपर 1 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। आई एम प्रवीण अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको बोला गया कि एक ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स, वन ऑफ देम इज एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ देम इज द लाइन x प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0। सो हम रफली इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वन इज एक्स एक्सिस जो ऑलरेडी है एंड वन इज x प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0। इट्स गोइंग टू बी दिस लाइन। नाउ ये जो ट्राइंगल है इसका ऑर्थो सेंटर लाइज एट 1,1। दिस 1,1 इज योर ऑर्थो सेंटर, जिसको हम h बोल देते हैं। तो हमें इसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नाउ सर्कम सर्कल तीनों वर्टिसेस से पास करा होगा और एक वर्टेक्स हमें इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिल जाएगा। कौन कौन से लाइंस के? योर लाइन 1 इज x एक्सिस जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0 एंड लाइन 2 जिसकी इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो जो एक वर्टेक्स है वो आपका आ जाएगा, y की जगह 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा -1 कॉमा 0। नाउ देयर इज वन मोर फैक्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज एंड वो है कि ऑर्थो सेंटर की इमेज अबाउट एनी ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। ये हमने पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं कि इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर about the side of the triangle, about any side of the triangle lies on circumcircle। ये फैक्ट आप इजीली कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की हेल्प से प्रूव कर सकते हो। तो हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। हम 1,1 का इमेज ले लेते हैं अबाउट दिस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इमेज है आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि वो बहुत ही इजीली 1,-1 आ जाएगा। ये पॉइंट आ जाएगा 1,-1। और जो दूसरी लाइन है x प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0, उसके अबाउट जो इमेज है उसके लिए आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जितना आप इधर है उतना ही उधर जाओगे। नाउ आप देख सकते हो कि ये जो है लाइन, ये y इक्वल्स टू x लाइन पे लाई कर रहा है और ये जो पॉइंट आएगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा आपके पास -½ कॉमा -½ अब ये पॉइंट जितना इसके इधर है उतना ही आपको इधर एक पॉइंट चाहिए। तो आप इसको अगर x2 y2 मान लो, बिकॉज दिस इज योर x1 y1। सो इमेज ऑफ h अबाउट x इक्वल्स टू 0। अब सर्कल एक तो a, -1, 0 से पास करेगा ही। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 1, -1, इससे पास करेगा एंड एक और पॉइंट Q जो कि इसका इमेज है अबाउट दिस लाइन x प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0, इससे भी ये पास करेगा एंड ये इमेज क्या आ जाएगी x2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू -½ यहाँ से x2 आ जाएगा -2 एंड y2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -½ एंड यहाँ से y2 भी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2। अब इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आप ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कौन से सर्कल पे लाई कर रहे हैं। -1,0 आप देखेंगे इस पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। -1,0 इस पे भी लाई कर रहा है, ओके। x की जगह -1, y की जगह 0। अच्छा, इस पे लाई नहीं कर रहा है, पहले वाले पे लाई नहीं कर रहा है, सेकंड वाले पे लाई कर रहा है। x की जगह -1, y की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है और x की जगह -1, y की जगह 0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1,-1 x की जगह 1 और y की जगह -1, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये तो एनीवेज हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। x की जगह 1, y की जगह -1 पुट करोगे तो x की जगह 1, y की जगह -1 आपका ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, b वाला। x की जगह है 1 और y की जगह -1 पुट करोगे तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है एंड 1,-1 क्या ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है? नो, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। फाइनली -2,-2 आप पुट करके देखो तो इन दोनों में हमें चेक करना है। 2 2 4 + 4 8 -2 -6, इसको ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो द करेक्ट आंसर इज बी। क्योंकि आपको पता है कि 3 पॉइंट से पास करने वाला एक यूनिक सर्कल आता है। बट अगर आपको प्रॉपर तरीका जानना है इसको कैसे करते हैं तो हम इसको फैमिली के कंसेप्ट से करते हैं कि इन दोनों पॉइंट से इनको हम डायमीटर मान के एक सर्कल मान लेते हैं प्लस लैम्डा टाइम्स इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है। फैमिली ऑफ सर्कल्स के कंसेप्ट से हम इन वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले एक सर्कल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं।
कैसे? वो ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस, जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स x-1 एंड x+1 है, प्लस y-0 टाइम्स y+1 प्लस लैम्डा टाइम्स इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की स्लोप क्या होगी? इन दोनों मिलाने वाली लाइन की स्लोप हो जाएगी 1/2, ओके, -1/2 होगी, एंड वो -1, 0 से पास कर रही होगी, तो y-0 इक्वल्स टू माइनस का 1/2 टाइम्स x+1। तो ये आ जाएगी आपके पास x+1 प्लस का 2y इक्वल्स टू 0 प्लस लैम्डा टाइम्स x+2y प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा के लिए आप कैसे निकालोगे? तीसरे पॉइंट से पास करवा के, सिंस इट पासेस टू -2, -2, तो आप वो यहाँ पे पुट कर दोगे तो हो जाएगा -3 इंटू माइनस का 1 प्लस y की जगह भी -2 पुट करोगे तो -2 इंटू माइनस का 1 प्लस लैम्डा टाइम्स -2 माइनस का 2 to the 4 एंड प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 3 + 2 5 एंड लैम्डा टाइम्स -5, ओके, 5 - 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 एंड लैम्डा की वैल्यू 1 आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x² प्लस y² एंड प्लस x एंड प्लस 2y माइनस प्लस 2y प्लस y इज गोइंग टू बी प्लस 3y एंड -1 + 1 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन यही आ जाएगी आपके पास x² प्लस y² प्लस x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये एरिया अंडर द कर्व का एक रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें आपको सारी स्ट्रेट लाइन से डील करना है। तो एक एक करके हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक तो आपका x जो है वो 0 से लेकर 9/4 के बीच में लाई कर रहा है। वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन x इक्वल्स टू 0, एक है x इक्वल्स टू 9/4। इसी तरह से y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 लाइन कुछ ऐसी होगी। नेक्स्ट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3y, ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है। और हम देखते हैं ज़रा ये जो लाइन है x इक्वल्स टू 9/4 एंड y इक्वल्स टू 1, इनको किन पॉइंट पे कट करती है? आप इसका x इक्वल्स टू 9/4 से इंटरसेक्शन निकालोगे तो y की जगह आएगा 3/4, जो कि लेस देन 1 है, तो ये यहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से तो पास करेगी, साथ के साथ ये इस पॉइंट से पास करेगी। तो ये एक लाइन मेरी ये होगी। अब इसके कौन से साइड का एरिया मुझे लेना है, अबोव वाला या बिलो वाला? उसके लिए हमें चेक करना है कि कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम। लेट्स से ये वाला पॉइंट है 0,1। ये 0,1 अगर आप इसमें पुट करो तो क्या 0 ग्रेटर देन 3 है? नो। तो हमें इसके इस साइड वाला एरिया लेना है, इस लाइन के इस साइड वाला एरिया लेना है। एंड फाइनली x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो x + y इक्वल्स टू 2 जो लाइन है वो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी। तो ये लाइन कुछ ऐसी आएगी। नाउ इसके हमें कौन से साइड वाला पॉइंट लेना है? लेट अस ट्राई ओरिजिन दिस टाइम। ओरिजिन जो है इस कर्व के साइड लेकर है, 0 + 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो हमें इसके इस साइड वाला लेना है, यानी इसके इधर, इस लाइन के इधर, इसके इधर, इसके ऊपर और इसके नीचे कौन सा एरिया आ रहा है? आप रीजन देखो तो मेरा ये वाला रीजन फाइनली बच रहा है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? इसका एरिया निकालना रिलेटिवली सिंपल है कि आप ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है OAB, इसमें से आप ट्रायंगल ODE का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास डिजायर्ड एरिया आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस है आपका 9/4 यूनिट्स एंड हाइट आपका 3/4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 27/32। नाउ OD के लिए हमें D का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, और D का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें x इक्वल्स टू 3y एंड x + y इक्वल्स टू 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। सो x इक्वल्स टू 3y एंड x + y इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आप x की जगह 3y पुट कर दो तो 4y इक्वल्स टू 2, यानी कि y इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ, और y के लिए हाफ पुट कर दोगे तो x आ जाएगा आपके पास 3/2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है D, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास x की जगह 3/2 एंड y की जगह हाफ। हमें हाइट चाहिए खाली, तो हमें खाली इसकी हाइट चाहिए थी, तो खाली y कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा। और ये जो E है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,0, तो इसका बेस है 2, हाइट है हाफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE ये क्या हो जाएगा?
एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज 2 एंड हाइट इज हाफ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। एंड डिजायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EDAB, ये हो जाएगा ट्रायंगल OAB माइनस ट्रायंगल ODE, दैट इज 27 डिवाइडेड बाई 32 माइनस का हाफ, दैट इज 27 माइनस का 16 अपॉन में 32, दैट इज 11 अपॉन में 32, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये रिलेटिवली अगर आप फोकस करके करो तो आई वुड रेट इट एज इजी क्वेश्चन। दिस वाज रिलेटिवली इजी। जो प्रीवियस क्वेश्चन था, अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता है, इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर अबाउट एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन द सर्कल, तो ये प्रॉपर्टी याद में हो नहीं हो, इसके लिए मैं इसको मीडियम रेट करूंगा। दिस इज मीडियम। ओके, इस क्वेश्चन की हम बात करें, दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो हमें इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना आना चाहिए। सबसे पहले आपको E1 गिवन है 1 2 3, ठीक है, फिर F1 गिवन है 1 3 4 एंड G1 गिवन है 2 3 4 5, ये 3 सेट गिवन है। अब 2 एलिमेंट चूज करते हैं रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट E1 एंड उसको नाम दे दिया है S1। तो S1 हमारे पास 3 में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं, 3C2, वो पूरा सैंपल स्पेस हम लिखते जाते हैं। ठीक है, तो जो S1 है, S1 का मेरे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, S1 कैन बी इक्वल्स टू 1 and 2 और S1 कैन बी माई 2 and 3 एंड S1 कैन बी माई 3 and 1। ओके, तो ये मेरे 3 केस बनेंगे। नाउ इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आगे की इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करूंगा। आगे बोला है फ्रॉम दिस लेट E2 इक्वल्स टू E1 माइनस S1। अब अगर S1 सेट ये है तो E2 सेट जो है E1 यानी 1 2 3 में से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, खाली 3 बचेगा। यहाँ से आपके पास E2 क्या आ जाएगा, आप 1 2 3 में से 2 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 आ जाएगा। एंड यहाँ से आपके पास 1 2 3 में से आप 3 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो E2 आपके पास आ जाएगा ओनली एंड ओनली 2। ओके, तो एक एक करके हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस करते जाएंगे। आगे क्या बोला है आपको, F2 इक्वल्स टू F1 यूनियन S1। इस केस में हम F2 लिख देते हैं। ठीक है, आपको F1 का यूनियन 1 3 4 का यूनियन S1 के साथ लेना है। 1 3 4 का आपने 1 2 के साथ यूनियन लिया तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। इस केस में ये 2 3 का यूनियन आपने 1 3 4 से लिया तो ये फिर से 1 2 3 4 हो जाएगा। एंड इस केस में आपका अगर 3 1 का यूनियन आपने 1 3 4 से लिया तो इस केस में F2 जो है उसमें 2 कहीं से नहीं आएगा तो ये खाली 1 3 4 ही रहेगा। आप देख सकते हो कि 1 3 का अगर आप 1 3 4 से यूनियन लो तो 2 तो आ ही नहीं रहा कहीं पे, तो ये 1 3 4 ही रहेगा। आगे क्या बोला है आपको, लेट S2 डिनोट द सेट ऑफ दीज यूजर एलिमेंट। इस F2 में से आपने 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए। ठीक है, S2 पे काफ़ी सारे केसेस बनेंगे, उसके लिए आगे हम G1 G2 तक भी चल जाते हैं। G2 क्या है, G1 का यूनियन S2 के साथ। अब G1 मेरा कौन सा सेट है, 2 3 4 5, उसका यूनियन अगर आप S2 के साथ लो, S2 के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, इस केस में मेरे पास S2 के लिए 6 पॉसिबिलिटीज़ है। कौन कौन सी, ये हो सकता है आपके पास 1 2, या फिर हो सकता है 1 3, या फिर हो सकता है 1 4, ओके 1 4, या फिर ये हो सकता है 2 3, या फिर ये हो सकता है 2 4, या फिर ये हो सकता है 3 4। ओके, सेम पॉसिबिलिटीज़, ये कि ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आएगी S2 इक्वल्स टू 1 2, 1 3, 1 4, नेक्स्ट इज 2 3, 2 4 एंड 3 4। बट इस केस में थोड़ा सा लगे, इस केस में सिंस F2 में 3 ही एलिमेंट्स है तो S2 में ही इसमें 3 ही एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से, 1 3, या फिर 3 4, या फिर 1 and 4। ठीक है, इन दोनों में 6 एलिमेंट्स आएंगे और इसमें S2 में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसमें S2 में खाली 3 एलिमेंट्स आएंगे। आगे आपको बोला है कि G2 इज G1 यूनियन S2। ठीक है, तो G2 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अब जो S2 है, S2 एंड G1 2 3 4 5 है। अब S2 में अगर 1 हुआ तो G2 1 2 3 4 5 बन जाएगा, और S2 में अगर 1 नहीं हुआ तो ये 2 3 4 5 ही रहेगा।
तो इसमें हम दो केसेस ले लेते हैं, या तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, एंड ये कब कब होगा, उन वाले नंबर्स को मैं एक अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। लेट्स से इन 3 केसेस में ये वाला आएगा, और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी कि अगर 1 आ रहा है S2 में तो G2 जो है, जो कि G1 यूनियन S2 है, उसमें भी 1 आ जाएगा, और ये रहेगा मेरे पास 2 3 4 5 ओनली अगर मेरा इन तीनों में से कोई एलिमेंट हुआ। 1 कहीं से नहीं आ रहा, ना तो G2 से ना तो ये G1 से आ रहा है और ना ही S2 से आ रहा है, इसलिए ये मेरे दो केसेस बन सकते हैं। सेम यहाँ पे भी कि जो G2 है, G2 कैन बी ईदर, G2 जो मेरा हो सकता है G2 या तो मेरा हो सकता है केस 1, ये हो सकता है या तो 1 2 3 4 5, या फिर ये मेरा हो सकता है सॉरी 2 3 4 5, डिपेंडिंग अपॉन कि S2 में 1 है कि नहीं। एंड फाइनली इसमें ये जो दो केसेस आ रहे हैं, इनको भी मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ। इन दोनों केसेस में मेरा जो G2 है वो 1 2 3 4 5 बनेगा, और इस केस के लिए G2 क्या बनेगा, 1 2 3 4 ओनली। तो G2 के वही दो केस 1 2 3 4 5, एंड इस केस में खाली 2 3 4 5। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे आपको बोला है कि फाइनली 2 एलिमेंट्स आर चूजन इन अ ट्रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट G2। अब ये जो G2 सेट है, जिसकी हमने देखा सब जगह 3 चॉइसेस है, ठीक है, इसको हम अलग से हाईलाइट कर लेते हैं। G2 या तो ये वाला है या फिर ये वाला है, तीनों ही जगह। अब इसमें से आपको 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, एंड उसको आपने क्या नाम दे दिया, उसको आपने S3 नाम दे दिया। अब ये अगर 5 एलिमेंट है तो 5 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके 5C2, और अगर ये 4 है तो 4 में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने के तरीके 4C2। नाउ E3 आपको बोला है E2 यूनियन S3। E3 क्या है, E2 का यूनियन S3 से। E2 मेरा तीनों केसेस में अलग अलग है, E2 या तो 3 है, या E2 1 है, या E2 मेरा 2 है, ठीक है। और इसमें से आपको 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। अब आपको गिवन दैट E1 इक्वल्स टू E3, पूरा खेल इस पे आ जाता है, E1 इक्वल्स टू E3। E3 जो है वो आपका E1 के बराबर, और E1 मेरा क्या है 1 2 3। अब आपको ये भी सोचना है कि ये जो E2 है उसमें खाली एक ही एलिमेंट है, और जो S3 है उसमें 2 ही एलिमेंट है, तो ये तीनों एलिमेंट भी अलग अलग होने पड़ेंगे, अदरवाइज टोटल 3 एलिमेंट नहीं हो पाएंगे। तो मेरा खेल आसान हो गया। आसान कैसे हो गया कि मेरे पास E2 तो ऑलरेडी है, 3 1 एंड 2, डिपेंडिंग अपॉन दिस बचा हुआ पूरा का पूरा S3 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस केस में अगर E2 मेरा 3 है तो आप मुझे बताओ S3 क्या हो जाएगा। S3 मेरा डायरेक्टली 1 2 हो जाएगा, तभी जाके इनका जो यूनियन है वो E1 के बराबर बन पाएगा। E2 अगर 1 है तो मेरा S3 किसके बराबर हो जाएगा, S3 हो जाएगा मेरा 2 3, एंड अगर E2 मेरा 2 है तो S3 क्या हो जाएगा, E2 2 है तो S3 हो जाएगा मेरा 1 3। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब क्या बोला गया है कि आपको निकालना है लेट P विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट S1 इक्वल्स टू 1 2, देन द वैल्यू ऑफ P इज। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि S1 जो है, S1 मेरा 1 2 था, गिवन दैट कि E1 बराबर E3। तो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी, डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी P इक्वल्स टू, अब मैं एक एक करके प्रोबेबिलिटीज लिखता है। तो न्यूमरेटर में आपको ये रखना है कि S1 1 2 है, यहां से आपको शुरुआत करनी है। S1 अगर 1 2 से है, S1 1 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, ठीक है। ये रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है। अब मैं इनको अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ। दिस इज 1/3, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी भी इसके 2 3 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3, एंड इसके 3 1 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। तो ऊपर हम रख देते हैं सबसे पहले 1/3 इनटू, इसके बाद जो 2 एलिमेंट आपने इसमें सेलेक्ट ऑलरेडी कर लिए। अब E2 अगर 3 है तो S3 को 1 2 होना पड़ेगा, और F2 1 2 3 4 है। अब सिंस आपको S3 को 1 2 होना है तो आपको 1 को इंक्लूड करना है पड़ेगा ही पड़ेगा, और 1 को इंक्लूड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6,
ठीक है, ये जो 6 एलिमेंट्स है S2 में, इसमें से आपको 1 2 1 3 या 1 4 वाला ही लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मुझे G2 में 1 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर G2 में अगर 1 नहीं हुआ तो S3 में 1 नहीं हो पाएगा, और S3 में 1 नहीं हो पाएगा तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो S2 में 1 होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। ओके, एंड फाइनली G2 में से आपके 1, 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 डिवाइडेड बाई 5C2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5C2 होल डिवाइडेड बाई। अब हम तीनों केसेस कंसिडर करेंगे। तीनों केसेस में पहला तो ये आ ही जाएगा 1/3 इंटू 3/6 इंटू 1/5C2। ठीक है, अच्छा क्या हम 2 3 4 5 वाला केस ले सकते हैं? अगर G2 2 3 4 5 हुआ तो इसमें 1, 2 आ ही नहीं पाएगा, 1 आ ही नहीं पाएगा ना, इसलिए हमें ये प्रोबेबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। केस 2 क्या होगा? केस 2 अगर आपने सबसे पहले 2 3 सेलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1/3 इनटू, अब अगेन इसमें 2 केस बनेंगे। एक केस तो क्या, जब S2 जो है वो आपने उसमें 1 सेलेक्ट किया है। अब सिंस आपको S3 2, 3 चाहिए तो यहाँ पे 1 वाली कोई कंडीशन नहीं है, ये थोड़ा सा केस अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि S2 2, 3 है तो वो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, वो इस वाले G2 से भी आ सकता है और वो इस वाले G2 से भी आ सकता है। ये वाला G2 बनने की प्रोबेबिलिटी 3/6 और ये वाला G2 बनने की प्रोबेबिलिटी भी 3/6। अच्छा, ये अगर 3/6 हो गया, उसके बाद इन 5 में से 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/5C2, और अगर ये वाला बना तो इनमें से 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4C2। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1/3 टाइम्स 3/6 इंटू 1/5C2 प्लस 3/6 इंटू 1/4C2। ऑल राइट, फाइनली दिस केस इज सिंपलर, क्योंकि यहाँ पे 1, 3 है तो आपको यही वाला केस कंसिडर करना पड़ेगा। ये खाली यहाँ से जा सकता है, इसमें भी ये खाली यहाँ से जा सकता है। अब शुरुआत में क्या थी? शुरुआती प्रोबेबिलिटी तो वही 1/3 कौन सी? कि जो S1 है उसके 3, 1 होने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट ये जो S2 है उसमें 1 आपको लेना ही लेना है, 1 आपको लेना ही लेना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 आउट ऑफ 3 केसेस, तो वो हो जाएगी इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। एंड फाइनली इन 5 में से 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/5C2। ओके, तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो 1/3 है ये तो सब जगह कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3/6 हो जाएगा हाफ इंटू 1/5C2 इज 10, तो 1/10 हो जाएगा 1/20 होल डिवाइडेड बाई, दिस इज द सेम एज दिस 1/20 प्लस ये हाफ पूरा हम कॉमन ले सकते हैं 1/2 टाइम्स, एंड ये बन जाएगा 1/10 प्लस 1/4C2 कितना होता है? 6, एंड प्लस 2/3 इंटू 1/10 कितना हो जाएगा? 1/15। ओके, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना बनेगा? इनका एलसीएम आएगा 30 और ये बन जाएगा 3 + 5 यानी कि 8/30 यानी कि 4/15, जो कि अनदर हाफ से मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 2/15, एंड 2/15 प्लस 1/15 हो जाएगा 3/15 विच इज़ 1/5। तो ये हो जाएगा 1/20 डिवाइडेड बाई 1/20 प्लस 1/5। आप नीचे एलसीएम 1/20 लोगे तो 1/20 से 1/20 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बनेगा? 5, 1 + 5 यानी कि 6 बनेगा। ये कितना आएगा? अच्छा, आपने एलसीएम लिया 20 तो 4 + 1 5 आ जाएगा। ये आंसर सीधा सीधा क्या आएगा मेरे पास? 1/5, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि θ1 से लेके θ10 पॉजिटिव वैल्यूड एंगल्स हैं, जिन सब का सम जो है वो 2π है। आगे बोला गया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर से Z1 = e⁻θ1, इसके बाद Z2 = आ जाएगा Z1 × e⁻θ2 एंड सो ऑन। उसके बाद आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको निकालना है। तो अब ऑब्जर्व करो कि Z1, Z2, Z3 से लेकर Z10 ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सारे यूनिट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और ये 10 पॉइंट्स है वो एक 10 साइडेड पॉलीगन के वर्टिसेस होंगे, और जो सारे एंगल्स का सम है θ1 से लेकर θ10 तक वो 2π है। तो ये तो क्लियर है कि एक जो पॉलीगन है उसके सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर्स इंक्लूडेड एंगल्स, उन सब का सम तो 2π होता ही है। इफ वी मेक अ रफ डायग्राम, ठीक है, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए इनमें से अगर मैं कोई एक ड्रॉ कर दूँ, जैसे पहला है तो दूसरा इससे θ1 एंगल पे होगा, तीसरा इससे θ2 एंगल पे होगा,
ओके, चौथा थीटा 3 पे, थीटा 4, थीटा 5, थीटा 6, थीटा 7, थीटा 8, थीटा 9 एंड थीटा 9 से थीटा 10 का बीच का जो एंगल है वो आपका फिर से वही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नाम दे दें Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 एंड Z10। और ये जो एंगल है Z2 से Z1 के बीच का एंगल जो है वो थीटा 1 है। ओके, ये क्या है आपका, एक तरह से थीटा 1, थीटा 2, ऐसे करते करते फाइनली आपके पास आ जाएगा थीटा 10। आप देख सकते हैं कि थीटा 1 से थीटा 10 का जो समेशन है वो 2 पाई है। और ये सारे के सारे यूनिट सर्कल पे लाइक करें, आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 आएगा, Z2 का मैग्नीट्यूड भी इन टर्न 1 आएगा, तो सबका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। अब आपको Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 जो है, क्यों ना आप जो थीटा 2 है इसका जो ओरिजिन के साथ एंगल है उसको, इनके ओरिजिन के साथ एंगल को आप अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एटसेट्रा मान लो। ठीक है, आप क्या मान लो, आप मान लो Z1 तो आपके पास गिवन है e की पावर आईटा थीटा 1, Z2 क्या होगा e की पावर आईटा थीटा 1 इंटू e की पावर आईटा थीटा 2 आएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर आईटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये इसको आप मान लो e की पावर आईटा एंड अल्फा 2 मान लो आप इसको। ठीक है, और इसको भी आप क्यों ना e की पावर आईटा अल्फा 1 नाम दे दो, वेयर थीटा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा। इसी तरह से Z3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा e की पावर आईटा टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, एक और वो e की पावर आईटा थीटा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इसको आप नाम दे दो e की पावर आईटा अल्फा 3 से लेके Z10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा e की पावर आईटा अल्फा 10। अब आपको इन सारे मैग्नीट्यूड्स का सम प्रूव करना है कि क्या ये 2 पाई से लेस देन इक्वल्स टू है कि नहीं, तो मैं किन्हीं 2 का निकाल लेता हूँ एंड वही सब जगह रेप्लिकेबल होगा। Z2 माइनस Z1 का मॉड क्या होगा, Z2 माइनस Z1 का मॉड होगा e की पावर आईटा अल्फा 2 माइनस e की पावर आईटा अल्फा 1 का मॉड। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये होगा cos ऑफ अल्फा 2 प्लस आईटा साइन अल्फा 2 माइनस cos ऑफ अल्फा 1 माइनस आईटा साइन अल्फा 1 का मॉड। इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट हो जाएगा cos ऑफ अल्फा 2 माइनस का cos ऑफ अल्फा 1 प्लस आईटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट होगा साइन ऑफ अल्फा 2 माइनस का साइन ऑफ अल्फा 1। अब आप क्या करो इसको, अब आप इसका मॉड ले लो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इस पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस का 2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस का 2 साइन अल्फा 1 साइन ऑफ अल्फा 2, एंड ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में आएगा। अब आप इसमें जो सिमिलर टर्म्स है साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 भी कितना हो जाएगा 1, एंड माइनस 2 कॉमन लिया तो साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 प्लस कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का। तो ये आपके पास आ गया अल्टीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस का अल्फा 2। ठीक है, अब आप क्यों ना इसको 2 कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा को आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ, चाहे आप अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बोलो चाहे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बोलो, एक ही बात है, अल्फा 2 माइनस का अल्फा 1 होल डिवाइडेड बाई 2, एंड इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन ऑफ अल्फा 2 माइनस का अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इसकी ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये जो Z1 Z2 Z3 से लेकर Z10 है ये सारे एक तरह से इक्वली स्पेस्ड होंगे, और इक्वली स्पेस होंगे 360 डिग्री को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा 36 डिग्री, तो थीटा 1 भी 36 हो जाए, थीटा 2 भी 36 हो जाए, और अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का डिफरेंस ही आपको पता है कि थीटा 2 के इक्वल है, तो ये सारे के सारे एंगल अगर 36 डिग्री हो जाए तो ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ 18 डिग्री।
ये तो एक का सम हुआ, ऐसे ही 10 एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, इन 10 एंगल्स का सम हो जाएगा 10 टाइम्स साइन ऑफ 18 डिग्री। ओके, 10 टाइम्स 2 टाइम्स साइन 80 डिग्री एक्चुअली, ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स 2 टाइम्स साइन 18 डिग्री, तो 20 टाइम्स साइन 18 डिग्री। 20 टाइम्स साइन ऑफ 18 डिग्री कितना आएगा, यह आएगा आपके पास, साइन 18 डिग्री होता है √5 - 1/4, और 4 को आप इससे डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 5 टाइम्स √5 माइनस का 1। √5 - 1 कितना होता है, √5 - 1 होता है 2.236 माइनस का 1, एंड दैट इज 5 × 1.236। 5 × 1.236 कितना आएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15 and 3 18, 5 × 2 = 10 and 1 11, 0.5 1 = 5 and 1 6, 6.18, एंड 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 × 3.14, दैट इज 6.28। यू कैन क्लियरली सी कि ये जो है वो इससे डेफिनेटली छोटा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली ट्रू। एंड बिल्कुल सेम तरीके से आप क्यू भी प्रूव कर सकते हो। लेट अस सी हाउ। इस बार ये जो एंगल है, ये सारे के सारे θ1 θ2 के बजाय कितने हो जाएंगे, ये 2θ1 एंड 2θ2 सिमिलरली हो जाएंगे। ओके, जो माइनर सा चेंज आएगा, वो माइनर सा चेंज क्या आएगा कि ये जो z1 का स्क्वायर है ये e⁻² θ1 आएगा, और इसको हम e⁻² α बोल देते हैं। z2 का स्क्वायर क्या आएगा, e⁻² θ1 इंटू e⁻² θ2, यानी कि e⁻² टाइम्स 2θ1 + 2θ2, इसको हम e⁻² α2 ऐसे बोल देते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हम अगेन z2 का स्क्वायर माइनस z1 का स्क्वायर का मॉड निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, इस बार ये बन जाएगा मॉड ऑफ कॉस ऑफ 2α2 माइनस का कॉस ऑफ 2α1 प्लस आयटा साइन ऑफ 2α2 माइनस का साइन ऑफ 2α1। ठीक है, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हो, अगेन cos स्क्वायर 2α2 प्लस साइन स्क्वायर 2α2 तो 1 बन जाएगा, cos स्क्वायर 2α1 प्लस साइन स्क्वायर 2α1 फिर से 1 बन जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स ये बन जाएगा cos ऑफ α2 माइनस α1, cos ऑफ 2α2 माइनस का 2α1। सिमिलरली आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये किसके इक्वल बनेगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर θ/2, यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ α2 माइनस का α1। ठीक है, और इंटू 2 टाइम्स भी एक आएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन ऑफ α2 माइनस α1। सो यहाँ पे अगेन अगर ये सारे एंगल्स इक्वली स्पेस्ड होंगे तो दो एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है α2 माइनस α1 वो हर एक अगर 36 के इक्वल हो जाए 36 डिग्री, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन ऑफ 36 डिग्री, और ये जो एक ये तो एक हो गया, जो टोटल Q है, Q की वैल्यू कितनी हो जाए, Q की वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू साइन ऑफ 36 डिग्री। अब इसको आपको कंपेयर करना है 4 पाई से, 4 पाई की वैल्यू कितनी थी, 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इज 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 and 1 5.4 3 ज़ा 12.56। और साइन 36 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, दिस इज डबल ऑफ साइन ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करने जाओ तो साइन ऑफ 2 इंटू 18 डिग्री, और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है वो आपके पास निकल के आती है 20 इंटू साइन 36 डिग्री। हाउ कैन यू फाइंड साइन 36 डिग्री, 2 टाइम्स, या फिर आप कह सकते हो कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, या फिर रादर 2 साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री। साइन 36 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप देखोगे, साइन 36 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 0.58, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अबाउट 11.75, विच इज़ डेफिनेटली लेस देन 4 पाई। सो ऑप्शन नंबर Q इज ऑल्सो ट्रू। सो बोथ P एंड Q आर ट्रू। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 1 से लेके 100 तक
3 नंबर्स यूज़ करते हैं विद रिप्लेसमेंट, दिस इज़ द कीवर्ड, यानी कि हर बार आपके पास फ्रेश 100 नंबर्स होंगे। तो P1 प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर्स इज एटलीस्ट 81। ठीक है, इसको हम नेगेटिव अप्रोच से करेंगे। मान लिया कि टोटल केसेस में से आप वो केसेस घटा दो जब तीनों के तीनों नंबर आप 80 या उससे लेस देन ले रहे हो। ठीक है, जो फिफ्थ में आपको P1 निकालना है उसके लिए आप निकालोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट all three numbers are less than equals to 80। तो इनको छोड़ के जितने भी केसेस बचेंगे उसमें एक ना एक नंबर 80 से बड़ा होगा, और एक नंबर 80 से बड़ा होगा। तो हमारी जो डिजायर्ड कंडीशन है कि मैक्सिमम ऑफ चूजन 3 नंबर्स इज एटलीस्ट 81, कि कम से कम एक नंबर जो है जो भी मैक्सिमम वो 81 से बड़ा हो। अब सारे के सारे नंबर 80 या उससे छोटे ये निकालना तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P1। तो 1 माइनस का, अब 80 या 80 से छोटा नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी 80/100, 1 से लेकर 80 तक 100 नंबर से, इंटू 80/100 इंटू 80/100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1 माइनस 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, दैट इज 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 125। तो ये कितना हो गया आपके पास, दिस इज 125 माइनस 64, 1 and 12 minus 6 is 61 divided by 125। नाउ आपको वैल्यू निकालनी है 625/4 P1 की। तो यहाँ से 625/4 इंटू 61/125, ये कितना हो जाएगा 5। सो दिस इज 5, 6 5 30, 305 डिवाइड बाई 4, दिस इज 7, दिस इज 6.25, 76.25। नेक्स्ट 6 में आपको क्या बोला गया है, P2 प्रोबेबिलिटी के मिनिमम ऑफ चूजन नंबर्स इज एटमोस्ट 40। ये इसका बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है कि जो 3 नंबर्स यूज़ किए हैं उनमें जो मिनिमम है वो 40 से ज़्यादा नहीं है। तो अगेन इसको भी आप इस तरह से करोगे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 नंबर्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 40, ऑल 3 नंबर्स आर ग्रेटर देन 40। तो जितने भी बचे हुए केसेस है उनमें कम से कम एक नंबर जो है वो 40 या 40 से छोटा होगा, एंड वही हमें चाहिए कि जो मिनिमम नंबर है वो कम से कम जो है 40 या 40 से छोटा हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब 41 से लेके 100 तक कितने नंबर से 60, तो ये हो जाएगा 60/100 इंटू 60/100 इंटू 60/100, ये हो जाएगा आपका P2। दैट इज P2 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 क्यूब अपॉन में 5 क्यूब, दैट इज 1 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 125, यानी कि हो जाएगा आपके पास 98 अपॉन में 125। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 125/4 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 125, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 49, एंड 49/2 इज 24.50। तो इसका आंसर हो जाएगा 76.25, इसका आंसर हो जाएगा 24.5। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये जो 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है। अब सबसे पहले अगर आप इसका डेल्टा कैलकुलेट करोगे, डेल्टा इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ठीक है, अगर आप एक रो ऑपरेशन करो, यानी कि अगर आप रो 2 में से या रो 3 में से रो 3 माइनस का 2 टाइम्स रो 2 प्लस रो 1 करो, तो ये क्या बन जाएगा, आप पाओगे कि जो रो 3 है वो 0 बन जाएगी। कैसे, 4 2 8 माइनस 1 7, 5 2 10 माइनस 2 8, एंड 6 2 12 माइनस 3 9। तो ये 9 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 9 0, ये तीनों के तीनों 0 बन जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये सिस्टम कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि इन 3 में से कोई 2 इक्वेशंस जो है वो तीसरी इक्वेशन में बदल जाए सिमिलर टाइप के लीनियर ऑपरेशन से। यानी कि इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, कैसे, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा माइनस 1। अब डेल्टा 0 है तो 2 बातें हो सकती है, या तो नो सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे या कंसिस्टेंट कब होगी,
जब जो का जो ऑपरेशन आपने इसमें लगाया वो का वो ऑपरेशन आप इस साइड भी लगाओ, यानी कि आप इक्वेशन क्या बनाओ, आप इक्वेशन ऐसी बनाओ कि जो R3 प्लस R1 है वो 2 टाइम्स R2 के इक्वल हो जाए। और ये आप करोगे तो क्विकली ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 2 बीटा। एंड यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा अल्फा माइनस का 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 1। अब 1 बाई 1 हम क्वेश्चंस को टैकल कर लेते हैं। एम ये मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको 7th क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ एम। आप इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करोगे सारस रूल से तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 0 प्लस गामा माइनस 0 एंड माइनस 2 बीटा, माइनस का 2 बीटा। तो ये कितना आ गया, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा। एंड इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। एंड नेक्स्ट अगर आपको वैल्यू ऑफ डी फाइंड आउट करनी है, डी क्या है, पी विद अ प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज अल्फा बीटा गामा फॉर विच द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो इन सारे पॉइंट्स को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन आपकी यही नहीं आ जाएगी क्या, कि x माइनस का 2y प्लस का z माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, यही वो प्लेन आ जाएगा। एंड इस प्लेन की 0,1,0 से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम 0,1,0 और उसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस का 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मॉड, यानी कि हो जाएगी आपके पास 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6। और आपको इसका स्क्वायर निकालना है, जो कैपिटल डी है दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल डी स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अच्छा बाय द वे -2 -1, माइनस में 1 भी आएगा तो यहाँ पे आपके पास 3 आएगा, एक 3 डिवाइडेड बाई रूट 6 और इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 9/6, 9/6 इज 3/2 जिसकी वैल्यू होती है 1.5। सो वैल्यू ऑफ कैपिटल एम के डिटरमिनेंट इज 1 एंड वैल्यू ऑफ डी इज 1.5। ठीक है, अगर आप रेटिंग्स की बात करें क्वेश्चंस की, तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वाज रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप इसमें आपको बहुत सारे केसेस कंसीडर करने थे। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आई विल कंसीडर डिफिकल्ट, क्योंकि यू मस्ट बी फेमिलियर विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स अ लॉट, और आपको ऑप्टिमलिटी की भी कंडीशन देखी थी कि मैक्सिमम कब आएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इट इज़ रादर इजी, पीएनसी प्रोबेबिलिटी का इजी सा क्वेश्चन है ये। इसकी अगर बात करो तो इसको आप करने का एक और लॉन्गर तरीका था कि आप Δ1 इक्वल्स टू Δ2 इक्वल्स टू Δ3 इक्वल्स टू 0 करते, तब जाके कंसिस्टेंट होती, वहाँ से भी आपकी सेम कंडीशन आती। सो यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो ऑन द ईजी टू मॉडरेट, ईजी टू मीडियम। नाउ लेट्स लुक एट दिस पैराग्राफ। इसमें आपको बोला गया है कि ये L1 और L2 दो लाइन्स है। अब एक फिक्स कांस्टेंट लैम्डा है और C लोकस उन पॉइंट्स का लोकस है जिनकी L1 से डिस्टेंस और L2 से डिस्टेंस का प्रोडक्ट लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है। तो पॉइंट P हमने मान लिया H, K है, उसकी L1 से डिस्टेंस और L2 से डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, h√2 प्लस K-1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मॉड इनटू इसकी L2 से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, h√2 माइनस का K प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का मॉड, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। अब हम h की जगह x और k की जगह y सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एंड यहाँ पे आप a प्लस बी ए माइनस पी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी आपका माइनस ऑफ k माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, ये भी हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर। एंड यू कैन चेक दैट दिस इज द लोकस ऑफ अ हाइपरबोला। ओके, ये एक हाइपरबोला का लोकस है जिसका जो सेंटर है, इसका सेंटर क्या है मेरे पास, इसका सेंटर है 0,1। ओके, इसका एक्स सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है। अब आगे आपको क्या बोला है, लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 मीट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स R एंड S, और R एंड S की जो बीच के डिस्टेंस है वो √270 यूनिट्स है।
तो माना कि मैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 को इस कर्व के साथ सॉल्व कर लेता हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर। ये कितना हो गया मेरे पास, अच्छा इसका मॉड आएगा बाय द वे डिस्टेंस में, ठीक है, डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो मॉड आएगा आपके पास। ओके, ये आप करोगे, यहाँ पे भी एक मॉड आपके पास चल रहा है। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर। एंड इसके जो 2 पॉइंट्स आएंगे वो आपके पास क्या जाएंगे, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3/2 टाइम्स लैम्डा। ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट। अब इनका डिफरेंस क्या आएगा, इसको एक को अगर मैं x1 बराबर √3/√2 लैम्डा एंड x2 को माइनस ऑफ √3/√2 लैम्डा बोल दूँ, तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड आती है, लेंथ ऑफ कॉर्ड RS, वो आएगी मॉड ऑफ x2 माइनस x1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड का। कॉर्ड का स्लोप कितना है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का m इज इक्वल्स टू 2, इसका स्लोप है 2। नाउ x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स लैम्डा टाइम्स 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। एंड इसके लिए कितने गिवन आपको 270। आप पाओगे ये तो है √6, ये है √5 एंड ये है रूट ऑफ 270। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 10? नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला है कि लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS। अब अगर इस कर्व का आप रफ डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये एक हाइपरबोला है। हाइपरबोला भी कैसा है, ये एक वर्टिकल हाइपरबोला को मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए तब जाके ये सेंस बनाएगा। तो ये एक ऐसा कुछ हाइपरबोला है जिसका जो सेंटर है वो 0,1 पे है, और ये जो y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 कॉर्ड है ये 0,1 से पास करिए। आप इसमें x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1 की बात करो तो वो इससे पास करिए। अब आपको पता है कि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे बाइसेक्ट होती है, ठीक है, ये इसके डायमीटर और जितनी भी डायमीटर्स होती है वो सारी की सारी सेंटर पे बाइसेक्ट होती है। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी बाइसेक्ट होगा, वो भी एक डायमीटर होगी क्योंकि वो इसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी इसका स्लोप हमें पता चल गया और ये 0,1 से पास करने वाली होगी, तो ये हमें लाइन ही पता चल जाएगी। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन 2 इज गोइंग टू बी माइनस का 1/2, सिंस इसका स्लोप 2 है, इसके परपेंडिकुलर लाइन है एंड ये पास करी होगी 0,1 से, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1/2 टाइम्स x माइनस 0, यानी कि ये हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस का x/2 प्लस 1। अब अगेन हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल ली है इस कर्व की और इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो क्यों ना मैं y की जगह माइनस x/2 प्लस 1 इस बार यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 1 से -1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा x स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर इज गोइंग टू बी 27। तो ये क्या बनेगा 4 to 8 माइनस 7/4 टाइम्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 27, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अभी अगेन इनको आप x1 x2 नाम दे दो, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड r डैश s डैश क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड r डैश s डैश आ जाएगी x2 डैश माइनस x1 डैश इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m2 का स्क्वायर। m2 की वैल्यू कितनी है -½ x2 माइनस x1, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये जो है x1 डैश है वो तो आ जाएगा 6√3/√7 एंड ये आ जाएगा x2 डैश इक्वल्स टू माइनस का 6√3/√7। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 12√3 डिवाइडेड बाई √7 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 1 प्लस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 5/4। 2 जो है वो बाहर आ जाएगा एंड ये हो जाएगा मेरे पास 6 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 7, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन में आपको इसके स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, ठीक है, लेट d बी द स्क्वायर ऑफ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें मिस नहीं करनी है।
इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा d इक्वल्स टू एल आर डैश एस डैश का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 36 इंटू 15/7, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 77.14। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो कि कंसेप्ट सारे फेमिलियर थे, थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए हम इसको मीडियम डिफिकल्टी पे रेट कर सकते हैं, मीडियम टू हार्ड। ठीक है, हार्ड क्यों, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, कैलकुलेशन इज जस्ट स्लाइटली लॉन्गर। सो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया कि एक 3x3 मैट्रिक्स M है और E, P और F इस तरह के आपको मैट्रिसेस के बने। अब जो P मैट्रिक्स है ना, P मैट्रिक्स से अगर आप प्री मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि रो 2 और रो 3 एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, आप चाहे तो ये चीज़ प्रूव कर सकते हो कि अगर आप P से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो रो 1 और रो 2 एक्सचेंज हो जाएंगे, और अगर आप P से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कॉलम 2 और कॉलम 3 एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे को ऑप्शन नंबर एक एक करके मैं चेक करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में आपको PEP निकालना है, तो सबसे पहले आप PEP 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0 इंटू 1 2 3 2 3 4 8 13 18 इंटू फिर से 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0। एज आई सेड कि इसको आप अगर प्री मल्टीप्लाई करोगे तो रो 2 और रो 3 एक्सचेंज हो जाएंगे। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऑपरेशन वही होगा, ये रो 2 और रो 3 एक्सचेंज हो जाएंगे। 1 2 3 8 13 18 एंड 2 3 4 एंड इसको अगर आप इससे पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार क्या होगा, इस बार कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। अगेन आप चाहे तो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करके देख लेना, फाइनल ऑपरेशन ये हो रहा होगा कि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इंटरचेंज हो जाएंगे। तो कॉलम 2 कॉलम 3 इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा, 1 8 2 3 18 4 एंड 2 13 3। एंड आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये मैट्रिक्स F के बराबर आ रहा है, 1 3 2 8 18 13 एंड 2 4 3। यस ऑफ कोर्स ये जो है F के बराबर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर F इज ट्रू। नाउ व्हाट विल बी P स्क्वायर। P स्क्वायर करने पर P को आप खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके सेकंड और थर्ड रो जो है आप प्री मल्टीप्लाई करो तो सेकंड और थर्ड रो एक्सचेंज हो जाएंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करो तो सेकंड एंड थर्ड कॉलम एक्सचेंज हो जाएंगे। इन एनी केस इसका स्क्वायर जो है आप पाओगे कि सेकंड और थर्ड रो एक्सचेंज करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। सो P स्क्वायर इक्वल्स टू I इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपको डिटरमिनेंट चेक करने हैं, तो सबसे पहले E का डिटरमिनेंट जगह जगह काम में आ रहा है, तो वाई डोंट वी जस्ट फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ E। अब E का जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ E, इसके लिए मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगा के। रो ऑपरेशन में क्या लगा सकता हूँ, इफ़ आई सब्ट्रैक्ट R2 की जगह R2 माइनस R1 एंड R3 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, 4 टाइम्स R2, R3 की जगह R3 माइनस 4 टाइम्स R2, तो ये क्या बन जाएगी 1 2 3 1 1 1। और इसको अगर मुझे जीरोस बनाने थे कुछ तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, R2 माइनस 2 R1 कर देता हूँ ताकि और सिंपल हो जाए। तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि -1 एंड 4 माइनस 6 यानी कि -2, ये बन जाएगा 8 माइनस 8 यानी 0, 13 माइनस 12 इज 1 एंड 4 4 जा 16, 18 माइनस 16 इज 2। अब आप खाली फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, तो ये 0 होने से ये तो 0 चला गया। जहाँ तक PFQ इन्वर्स की बात करें तो F तो हमने देखा ही है पहले ऑप्शन से कि F इक्वल्स टू PEP है, तो अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ PFQ इन्वर्स की बात करोगे तो वो डिटरमिनेंट ऑफ P टाइम्स ये क्या बन जाएगा, PEP, ये बन जाएगा PEP टाइम्स Q इन्वर्स। अब ये आप इसको डिटरमिनेंट ऑफ P का होल स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ E इंटू डिटरमिनेंट ऑफ P इंटू डिटरमिनेंट ऑफ Q इन्वर्स ऐसे बदल सकते हो। एंड सिंस डिटरमिनेंट ऑफ E 0 है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा 0, ये पूरा भी 0 को चला गया। बचा क्या, EQ प्लस PFQ इन्वर्स, इसको भी ज़रा हम देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या बचा है अभी, ये जो है आपके पास PFQ इन्वर्स
दिस इज इक्वल्स टू एफ की जगह मैं क्या लिख देता हूँ पी ई पी, तो ये हो जाएगा पी इंटू पी ई पी इंटू क्यू इनवर्स। पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर, ये भी हम देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा ई पी क्यू इनवर्स। नाउ इन दोनों का अगर आप एडिशन देखो तो ये क्या बनेगा, ई क्यू प्लस ई पी क्यू इनवर्स। यहाँ से ई आप प्री में कॉमन ले सकते हो, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स आएगा। एंड सिंस ये जीरो है तो ये पूरा भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो ये भी जीरो है, ये दोनों भी जीरो है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ जहाँ तक ई एफ की हम बात करें, ई एफ के डिटरमिनेंट का क्यूब इज ग्रेटर देन ई एफ के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। ई एफ क्यूब का डिटरमिनेंट, अब सिंस आप कह सकते हो कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो भी जीरो होगा, इसका भी डिटरमिनेंट जीरो होगा, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली फॉल्स। एंड फाइनली सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ पी इनवर्स ई पी, सिंस आपके पास पी स्क्वायर इक्वल्स टू आई है तो यहाँ से आप पी इनवर्स इक्वल्स टू पी भी बोल सकते हो, दोनों साइड आप पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो जहाँ जहाँ पे पी इनवर्स है वहाँ पे हम पी से रिप्लेस कर देंगे। और डी में क्या बनेगा, पी इनवर्स ई पी प्लस एफ मेरे पास इक्वल्स टू हो जाएगा पी टाइम्स ई पी प्लस एफ के, बिकॉज आई नो दैट पी इनवर्स इक्वल्स टू पी, हाउ, पी स्क्वायर इक्वल्स टू आई है इसलिए। और पी ई पी हमने पहले ही देख रखा है वो एफ के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो गया, टू टाइम्स एफ के। एंड टू टाइम्स एफ का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा, एफ का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा टू टाइम्स 1 प्लस 18 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 6, 24, 24 इंटू 2 48। एंड अगर आप E प्लस पी इनवर्स एफ पी की बात करो तो ये क्या बनेगा, E प्लस, अब P इनवर्स तो क्या है, P के बराबर है, एंड F की वैल्यू किसके बराबर है, P टाइम्स E टाइम्स P के, और इंटू एक P आपके पास है ही। अब P स्क्वायर, ये वाला P स्क्वायर भी I के इक्वल, ये वाला P स्क्वायर भी I के इक्वल, एंड I इंटू E इंटू I, ये क्या हो गया, ये आपका बराबर हो गया पी स्क्वायर इंटू ई इंटू पी स्क्वायर के, यानी कि ई प्लस आई इंटू ई इंटू आई, यानी कि ये 2e के इक्वल हो गया। और इसके सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इसका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा 2 टाइम्स ई के डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो कि है 1 प्लस 3 प्लस 18, 18 प्लस 4 इज 22 एक्चुअली, यहाँ पे भी 22 इंटू 2 आएगा, 22 इंटू 2 इज 44, एंड ये भी कितना आएगा आपके पास 44। बोथ आर एग्जैक्टली द सेम, सो द करेक्ट आंसर इज ए कॉमा बी कॉमा डी। एंड इस क्वेश्चन की अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो वी कैन से इट वाज ऑफ मीडियम डिफिकल्टी लेवल, बिकॉज हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ रहा था हर एक ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, आपको बोला गया है कि ये जो फंक्शन है इसका डिक्रीजिंग का इंटरवल, इंक्रीजिंग का इंटरवल, क्या ये ऑन टू है, और इसकी रेंज, ये चारों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। अब क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का दो तरीका है, एक तो है कि आप मैक्सिमा मिनिमा से और मोनोटोनिसिटी से चले जाएं, और दूसरा तरीका है कि आप प्योरली क्वाड्रेटिक से जाएं। बट सिंस इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तो क्यों ना हम कैलकुलस वाले तरीके से चलें। ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, एंड न्यूमरेटर भी सिंस उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव तो एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी तो कभी जा ही नहीं पाएगा। सो ये ऑन टू वाला पॉइंट तो वैसे ही हमने देखा कि ये तो गलत है, इसको करेक्ट मार्क नहीं करना है। उसके बाद हम fx को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, लेट्स से fx इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ऐड कर देते हैं, तो माइनस में 5x माइनस का 10 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, सो दैट हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का 5 टाइम्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, सो दैट इसको डिफ्रेंशिएट करना स्लाइटली ईजियर होगा। अब आप dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें कोशेंट रूल से, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5 टाइम्स v का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, एंड v टाइम्स du, तो जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस का u टाइम्स डी, x प्लस 2 टाइम्स 2x प्लस 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस का ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड माइनस 4x माइनस 2x, यानी कि माइनस का 6x एंड माइनस का 4। अब हम इसका इंक्रीजिंग का इंटरवल निकाल लेते हैं, ये ग्रेटर देन 0, सिंस ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है।
इस माइनस को भी हम अंदर ले आके मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इज़ ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को भी हम गायब कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x टाइम्स x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। ये मेरा एफ डैश एक्स हो गया। एफ डैश एक्स मेरा क्या हो गया एक्चुअली, एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स इंटू एक्स प्लस 4 इंटू सम पॉजिटिव क्वांटिटी, अपॉन में जो भी है या इंटू 5 जो भी है वो सब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इस पर अगर हम मेथड ऑफ इंटरवल्स लगाएं -4 और 0 पे, तो सबसे राइट में प्लस होगा, फिर इधर ये माइनस होगा, फिर इधर ये प्लस होगा। यानी कि इधर जो फंक्शन है वो एक तरह से आपका इंक्रीजिंग टाइप का आएगा, फिर इधर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग टाइप का आएगा, और इधर आपका फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो मैक्सिमा आएगा -4 पे, मिनिमा आएगा 0 पे। ये तो हो गया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। एक और आप देख लेंगे कि इन्फिनिटी के नियर बाई इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है। अब आप f ऑफ -4 की बात करें। अच्छा, अब इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेरे पास आ गई। क्या ये -2 से -1 में डिक्रीजिंग है? येस, -2 कहीं यहाँ पर है और -1 यहाँ पर है। -2 से -1 में फंक्शन डेफिनेटली डिक्रीजिंग है, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। क्या ये 1 से 2 में इंक्रीजिंग है? 0 के बाद ये 1 से 2 में ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। बच्चे के इसकी रेंज निकालना, उसके लिए हम f ऑफ 0 निकाल लेते हैं। f ऑफ 0 कितना आएगा? f ऑफ 0 आएगा -3/2 एंड f ऑफ -4 कितना आएगा? वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, वो आ जाएगा आपके पास 16 + 12 - 6 डिवाइडेड बाई 16 - 8 + 4। सो दिस इज 16 + 6 that is 22 divided by 16 - 4 that is 12 that is 11/6। तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी आपके पास -3/2 से लेके 11/6, ना कि -3/2 से 2। सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो फॉल्स। द ओनली करेक्ट आंसर्स आर ए एंड बी। एंड दिस वाज यू कैन से इजी टू मीडियम, लेट अस कॉल इट मीडियम, बिकॉज आपको ये मैक्सिमम मिनिमम भी निकालना है, रेंज में निकालनी है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको पीई, पीएफ और पीजी गिवन है, तो क्यों ना हम इसका एक सिंपल सा वेन डायग्राम बना देते हैं। लेट्स से ई, एफ एंड जी के सर्कल्स हैं, एंड इन तीनों का जो कॉमन एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/10। ओके, अब HC डिनोट्स इट्स कॉम्प्लीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G का कॉम्प्लीमेंट, ये एरिया आप आइडेंटिफाई करो तो ये कौन सा एरिया होगा? PE इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F आपका ये पूरा एरिया है, एंड इस पूरे एरिया में से आप अगर G के बाहर वाला एरिया निकालो, ओके, G के बाहर वाला एरिया, तो वो कौन सा आएगा? वो बेसिकली ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, अब PE इंटरसेक्शन F जो है इसको आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब E और F का जो यूनियन है, E इंटरसेक्शन F की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? ये वैल्यू मैक्सिमम तब आएगी जब ये जो E इंटरसेक्शन F है, ये E और F जो दोनों हैं, E और F, इन दोनों में से ये जो छोटा वाला है उसके बराबर हो जाए। इंटरसेक्शन जो है इन दोनों में से छोटा वाला कौन सा है? 1/8। ये अगर इसी के बराबर हो जाए तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/8 माइनस, आपको ये वाला 1/10 तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, माइनस का 1/10। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 4 × 5 यानी कि 20, नॉट 20 इवन, 8 × 5 यानी कि 40, एंड 8 5 ज़ा 40 माइनस 10 4 ज़ा 40, तो हो जाएगा 1/40। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/40, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर से देखिए ये कैसे हुआ। अगर E और F का इंटरसेक्शन है वो मेरा इनमें से छोटा वाला कौन सा है? PE, इसी के बराबर हो जाए तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, और उसमें से अगर आप इन तीनों का जो कॉमन एरिया है वो सब्ट्रैक्ट कर दे तो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर से आप ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। इसमें क्या बोला गया आपको? E इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। F और G का कॉमन एरिया आप देखें, F और G का कॉमन एरिया ये है, एंड इसमें भी E के बाहर वाला एरिया ये है।
ये मैक्सिमाइज करना है तो एफ और जी में छोटा वाला कौन सा है, एफ और जी में छोटा वाला है एफ वाला, ठीक है। तो अगर इनका इंटरसेक्शन जो है वो इसी के बराबर हो जाए, इसमें से आप 1/10 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 1/6 माइनस का 1/10, ये कितना हो जाएगा 30, 6 5 ज़ा 30 माइनस 10 3 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा 1/15। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/15 हो सकता है, तो ये 1/15 से हमेशा छोटा होगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि पी ई यूनियन एफ यूनियन जी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो ई यूनियन एफ यूनियन जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, दिस इज नथिंग बट पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ प्लस पी ऑफ जी माइनस पी ऑफ E इंटरसेक्शन F माइनस P ऑफ F इंटरसेक्शन G माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन G प्लस में P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। कैसे आता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहले आपने इन तीनों एरियाज को एक एक बार इंक्लूड किया, उस प्रोसीजर में क्या हुआ, ये जो इंटरसेक्शन F है ये दो बार ऐड हो गया था, जबकि आपको करना एक ही बार था, तो आपने एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड इस पूरे प्रोसीजर में जो तीनों में कॉमन एरिया था वो पहले 3 बार ऐड हुआ, फिर 3 बार सब्ट्रैक्ट हुआ, बट हमें तो एग्जैक्टली एक बार चाहिए था, इसलिए उसको एक बार फिर से ऐड करना पड़ेगा। नाउ इन तीनों के वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू भी मुझे पता है। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना है, तो वो कब होगा, जब इन तीनों की मिनिमम वैल्यूज़ आएगी। अब ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी और ई इंटरसेक्शन जी, इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये तीनों 1/10 से छोटे तो हो ही नहीं सकते, तो इन तीनों की मिनिमम वैल्यू 1/10 तो होगी ही होगी। तो दिस विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू, ये कितना है 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4 माइनस का, ये कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 1/10 माइनस 1/10 एंड प्लस का 1/10। अब ये कितना हो जाएगा, आप ये 2 बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/10, यानी कि आप इनको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4 माइनस का 2/10 इज 1/5, 8 5 ज़ा 40, 43 ज़ा 120, 15 प्लस 20 प्लस 30 माइनस का 24, तो ये कितना आ जाएगा 50 माइनस 24 इज 26 एंड 26 प्लस 15 इज 41/120, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1/3 के इक्वल है। एंड आप देखोगे कि दिस इज डेफिनेटली लेस देन 13/24, इसलिए स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो ट्रू। नाउ जहाँ तक इसकी बात है, पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पहले अगर हम डायग्राम में मार्क करें तो वो ये वाला बाहर वाला पूरा रीजन आएगा। अब इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, तो ये जो तीनों का यूनियन है, तीनों के यूनियन को आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। और तीनों का यूनियन मिनिमम कब होगा, जब ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी और जी इंटरसेक्शन ई जो है वो तीनों जो है क्या हो जाए, वो तीनों अगर मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमाइज करना है, और इसको मिनिमाइज करना है तो इन तीनों को मुझे मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमम कब होगा, ई इंटरसेक्शन एफ मैक्सिमम कब होगा, जब इनके बीच का कॉमन एरिया कम से कम हो, कॉमन एरिया कम से कम हो, और वो कम से कम कितना हो सकता है, अगेन 1/10 ही हो सकता है कॉमन एरिया कम से कम। अच्छा, मुझे इसकी मैक्सिमम निकालनी है तो इसकी मिनिमम निकालनी है, तो इनकी भी मैक्सिमम निकालनी है। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम हो सकता है इनमें से छोटे वाले के बराबर। इन दोनों में से छोटा वाला कौन सा है 1/6, ठीक है। इन दोनों में छोटा वाला कौन सा है 1/4 एंड इन दोनों में छोटा वाला कौन सा है 1/4। तो इस तरह से हम एक रफ एस्टिमेट इसका भी निकाल सकते हैं कि ये जो डी में पूछा है इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आ सकता है 1 माइनस में इसका मिनिमम वैल्यू। उसके लिए हम ये जो क्वांटिटीज़ है इनको ऐड करेंगे, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4 माइनस इनके इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज कितनी हो सकती है 1/6 1/4 एंड 1/4 माइनस 1/6 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 एंड प्लस में ये तो कांस्टेंट है प्लस का 1/10। अब ये इससे और ये इससे कैंसिल हो गया,
बचेगा 1/8 माइनस 1/4 प्लस 1/10 और इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना। तो 1 माइनस 8, 4 एंड 10, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 × 8 यानी कि 40। अभी कितना बचेगा 8 5 ज़ा 40, 4 10 ज़ा 40 माइनस का 10 एंड प्लस 10 4 ज़ा 40। 1/8 प्लस 1/10, इन दोनों का सम तो इससे छोटा ही आ गया। तो क्या ये तीनों साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकते हैं? ये तीनों साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकते। आप पाओगे कि ये जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब ये तीनों मिनिमम हो जाए। अब ये तीनों मिनिमम होके भी क्या ये तीनों एक के अंदर एक हो सकते हैं? अगर ये तीनों एक के अंदर एक हो जाए तो भी क्या रिजल्ट आएगा 1 माइनस 1/4, और 1 माइनस 1/4 किसके इक्वल होता है 3/4 के इक्वल होता है। ठीक है, इज दैट पॉसिबल कि तीनों ये एक के अंदर एक हो जाए? और सबसे बाहर कौन सा होगा उस केस में 1/4। जी सिंस 1/4 है, इसका मैं अगर ऑल्टरनेट डायग्राम बनाऊं, ये मान लो मेरे पास जी है, ये मेरे पास ई और एफ है। ई और एफ कौन कौन से हैं? ई मेरा 1/8 है एंड एफ 1/6 है। ठीक है, ई और एफ, और ये जो कॉमन एरिया है इसके लिए अभी 1/10 है। तो ये 1/4 है, तो बचा हुआ एरिया कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 3/4। और 3/4 और 5/12 में रिलेशन देखो। 3/4 को आप क्या लिख सकते हो? 3/4 को आप लिख सकते हो 9/12। तो ये लेस देन इक्वल्स टू 5/12 बोलना ये भी आपका गलत है। सो द करेक्ट आंसर्स आर ए, बी एंड सी। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको M एक 3/3 मैट्रिक्स है और E और F भी दो मैट्रिसेस है, सो दैट I माइनस ई एफ इज इन्वर्टिबल सच दैट G इक्वल्स टू I माइनस ई एफ का इन्वर्स। तो आपको पता है कि G इंटू जी इन्वर्स इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू G इन्वर्स इंटू जी होगा। ठीक है, G की जगह आप I माइनस ई एफ का होल इन्वर्स पुट कर दो तो G इंटू I माइनस ई एफ, ये I के इक्वल होगा एंड सो विल बी I माइनस ई एफ इंटू जी के। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा आपके पास G माइनस का जी ई एफ इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू G माइनस का ई एफ जी। आपको मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर का काफ़ी ध्यान रखना है बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो तो यू कैन चेक कि आपके पास जी ई एफ जो है वो ई एफ जी के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑलरेडी ट्रू। ठीक है, बाकी ऑप्शन अगर हम बी और डी में देखें तो इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। तो क्यों ना हम एक बार बी का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। इसका जो एल एच एस है वो किसके इक्वल है आई माइनस एफ ई टाइम्स आई प्लस एफ जी ई। ठीक है, अब इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बनेगा आई प्लस एफ जी ई माइनस का एफ ई एंड माइनस का एफ ई इंटू एफ जी ई। ओके, अब ऑब्जर्व करो कि सिंस ई एफ जी इक्वल्स टू जी ई एफ है तो ये जो ई एफ जी है इसको क्यों ना मैं जी ई एफ से रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आई प्लस एफ जी ई माइनस का एफ ई एंड माइनस का एफ टाइम्स ई एफ जी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, या तब जी एफ पुट कर दिया। इससे आप देखो कि यहाँ से मेरे पास ई एफ जी किसके इक्वल आ जाएगा जी माइनस आई के। तो इससे भी बेटर होगा कि अगर मैं इस ई एफ जी को जी माइनस आई के इक्वल पुट कर दूँ। ठीक है, टाइम्स ई। अभी क्या बनेगा आई प्लस एफ जी ई माइनस का एफ ई और माइनस का एफ जी ई एंड प्लस का ये बन जाएगा एफ ई। अब देखोगे कि ये एफ जी ई से एफ जी कैंसिल, माइनस एफ ई से प्लस एफ ई कैंसिल और ये आई के इक्वल टू बन गया। तो माई ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑप्शन बी करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे एक माइनस साइन का अंतर है। इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा एफ इंटू एफ जी, यहाँ पे भी एक प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा एक माइनस का एफ जी ई आएगा। ठीक है, डी को भी हम जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। डी क्या बन रहा होगा, डी बन रहा होगा एल एच एस इज इक्वल्स टू आई माइनस का एफ जी ई माइनस का एफ ई एंड प्लस का एफ ई इंटू एफ जी ई। अब इस ई एफ जी को हम फिर से जी माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आई माइनस का
एफ जी ई माइनस का एफ ई प्लस का एफ टाइम्स जी माइनस आई टाइम्स ई, तो ये बन जाएगा आई माइनस एफ जी ई माइनस का एफ ई प्लस का एफ जी ई एंड माइनस का एफ ई। तो ये पार्शियल तो कैंसिल हो गया, बट ये माइनस का 2f बचा हुआ रह गया, इसलिए D इज क्वाइट रॉन्ग। नाउ बचा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको i माइनस एफ ई का डिटर्मिनेंट इंटू एफ जी ई का डिटर्मिनेंट निकालने को बोला है। अब i माइनस एफ ई हमने देखा है, i माइनस एफ ई हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में भी है, ठीक है, और यहाँ पे एफ जी ई भी है। और i माइनस एफ ई को आप और किस तरह से लिख सकते हो, i माइनस एफ ई, अगर आप यहाँ से एफ ई सब्ट्रैक्ट कर दें, i माइनस एफ ई का, इसका हम आर एच एस देखते हैं ज़रा, ये ऑप्शन में हम आर एच एस देखते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई। एफ जी ई हमने यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ये मेरा i के इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू i माइनस एफ ई, ये जो है i माइनस एफ ई, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये किसके बराबर है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, इस पूरे को मैं ज़रा देखता हूँ एक बार फिर से, i माइनस एफ ई प्लस i माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई इज इक्वल्स टू i, ठीक है। अब ये i से i ज़रा मैं कैंसिल कर देता हूँ, एफ ई को उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास i माइनस एफ ई टाइम्स एफ जी ई किसके इक्वल हो गया, एफ ई के इक्वल हो गया, और आप दोनों से डिटर्मिनेंट ले लो तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ गया। बी से ही आपका एक तरह से ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। सो द करेक्ट आंसर आर ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें आप तो दिस इज स्लाइटली ऑन द डिफिकल्ट साइड, क्योंकि इसमें आपको मैनिपुलेशन करना, एक फियरलेस रह के आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन क्रैक होगा। इस क्वेश्चन में आपको कॉट इनवर्स की ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज है, इसको आप पहले टेन इनवर्स में बदलेंगे, एस ऑफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to n टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन दिस 1 प्लस, अब x को हम कैसे तोड़े, x को हम ऐसे तोड़ लेते हैं k प्लस 1 टाइम्स x माइनस का kx, एंड k इंटू के प्लस 1 एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख देते हैं, kx टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स x, सो दैट ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स ऑफ a माइनस टेन इनवर्स ऑफ b, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n टेन इनवर्स ऑफ k प्लस 1 टाइम्स x माइनस टेन इनवर्स ऑफ kx। और अब ये एक टेलीस्कोपिक सम टाइप का बन गया कि ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होती जाएगी, आप इसमें k की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करो तो टेन इनवर्स 2x माइनस का टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस का टेन इनवर्स 2x, ठीक है। तो ये इससे ये अपनी अगली टर्म से ऐसे करते करते टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 टाइम्स x माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ nx, ये अपने प्रीवियस से कैंसिल हो जाएगा, दो टर्म्स बचेगी, कौन कौन सी, टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 टाइम्स x माइनस का टेन इनवर्स ऑफ x, दिस इज एस एन एक्स। अब एक करके हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए में आपको बोला गया है कि s ऑफ टेन ऑफ x, s टेन x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 11x माइनस ऑफ टेन इनवर्स x, इसको आप क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो ये कितना हो जाएगा, टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस 11x स्क्वायर। अब आपको तो पाई बाई 2 माइनस थीटा निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको कॉट इनवर्स में बदल देते हैं, ये हो जाएगा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन में 10x। सिंस x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो मुझे मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x। सो ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली ऑल राइट। आगे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की अगर आप बात करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ nx, अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस इन्फिनिटी x किसके इक्वल बन जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज व्हाट, पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा आपके पास पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x के, और ये सीधा सीधा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉट इनवर्स x के। एंड आपको अगर कॉट ऑफ
कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालने को बोले, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो आपको पता है कि ये एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा एक्स के इक्वल आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। जहाँ तक सी की हम बात करें, S3x इक्वल्स टू पाई बाई 4, S3x क्या बनेगा, S3x बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस का tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब दोनों साइड tan ले लो तो ये क्या बनेगा, 4x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 इज 1, यानी कि 3x इक्वल्स टू 1 प्लस 4x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप पाओगे कि इसका जो d है 3 3 9 माइनस 16 वो लेस देन 0 है, तो इसके कोई रियल रूट्स है ही नहीं, लेट अलोन 0 से इन्फिनिटी में कोई रूट्स, सो दिस इज ऑब्वियसली फॉल्स। फाइनली ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें तो tan ऑफ एस एन एक्स, tan ऑफ एस एन एक्स क्या बनेगा, x पॉजिटिव और n ग्रेटर देन 1 है, तो tan ऑफ tan इनवर्स थीटा बन जाएगा ये, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा मेरे पास एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाना चाहिए आपका एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन प्लस 1 टाइम्स एक्स का स्क्वायर। अब क्या ये हमेशा हाफ या हाफ से छोटा होगा, क्यों ना हम ज़रा से एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। अगर आपने एन इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो रेंज होती है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए आप पाओगे कि हाँ वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो 0 से लेके हाफ के बीच में होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हाफ से एक्सीड नहीं करेगा। व्हाट इफ व्हेन n इज इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 होगा तो ये 2x अपॉन 1 प्लस tx स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपने एग्जांपल ले लिया n इक्वल्स टू 2 तो ये बन जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर। नाउ इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे तो क्या बनेगी, इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे बन जाएगी 2 अपॉन 4 यानी कि हाफ। बट आप और कौन सा बेटर पॉइंट ले सकते हो, आप पॉइंट ले सकते हो x की जगह 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, x की जगह अगर आप 1 अपॉन रूट 3 ले लें तो ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 3 कितना होगा 1 अपॉन रूट 3 कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन में 2, यानी कि 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन 1.732। क्या वो हाफ से बड़ा होगा कि हाफ से छोटा होगा, वो हाफ से तो छोटा ही होगा। सो नो दैट विल बी ग्रेटर देन हाफ एक्चुअली। अगर आप देखो ये किसके इक्वल टू बनेगा, ये इक्वल्स टू बनेगा 1 अपॉन रूट 3 के। ठीक है, अगर आपने x इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 ले लिया तो ये बनेगा 1 अपॉन रूट 3 के, जो कि था 1 अपॉन 1.732, एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 एंड नॉट लेस देन 1 अपॉन 2। सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो false. So the only correct answers are A and B. And just because of ये जो छोटी छोटी बारीक डिटेल्स है इसको आप मीडियम टू डिफिकल्ट बोल सकते। ठीक है, दिस इज ऑन द डिफिकल्ट साइड। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे है। अब आपको बोला गया है कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा जो है z प्लस एल्फा अपॉन z प्लस बीटा का आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू पाई बाई 4 है, और x कोमा y इस सर्कल पे लाई करता है। ये जो सर्कल है इसका आप अगर सेंटर निकालें तो वो होगा x की जगह -5/2 एंड y की जगह होगा 3/2। ठीक है, एंड ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा, y की जगह आप 0 पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक तो -4 पर एक -1। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ये आपका एक सर्कल आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि सर्कल की कोई ये जो अल्फा और बीटा है ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और ये पाई बाई 4 एंगल सबटेंड कर रहे हैं ऑन द पेरीफेरी। अब आप निकालो कि ये जो पॉइंट है -4,0 एंड -1,0, ये जो इसका सेंटर है इस पर क्या एंगल सबटेंड करे होंगे, इसका सेंटर क्या है -5/2, 3/2। आप इन दोनों लाइन्स का स्लोप निकालोगे तो आप पाओगे कि ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर आ रही होगी, और अगर ये लाइन्स परपेंडिकुलर आ रही होगी तो आपने क्लास 10 की बेसिक थ्योरम पढ़ी होगी कि जो कॉर्ड एंगल सेंटर में सबटेंड करती है पेरीफेरी पे उसका हाफ एंगल सबटेंड करती है, तो दिस एंगल विल ऑटोमेटिकली बी पाई बाई 4। और फिर ये वाले जो हमारे अल्फा एंड बीटा है
अगर आप बात करो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का -4 डिवाइडेड बाई, अच्छा आप सेंस ऑफ रोटेशन मोस्टली एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो बाद में ये वाला आएगा आपके पास -1, तो यहाँ पे क्या आएगा z माइनस का -1 डिवाइडेड बाई z माइनस का -4, दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू π/4। इससे अगर आप इसको कंपेयर कर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये उन पॉइंट्स का लोकस आ रहा है जो कि इन दोनों पॉइंट्स पे अल्फा और बीटा पे π/4 एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये जो सर्कल है इसके सेंटर पे π/2 एंगल बना रहे होंगे। ये हम जरा वेरीफाई कर लेते हैं। ये जो स्लोप आएगा, इस सेंटर को आप सी नाम दे दें, इसको ए और इसको बी नाम दे दें, तो स्लोप ऑफ ए सी क्या आ रहा होगा 3/2 अपॉन में -5 -1 हो रहा होगा, अगेन -3/2, ये हो गया -1। और जो स्लोप ऑफ बी सी आ रहा है वो आ रहा होगा 3/2 अपॉन में आ रहा होगा -5/2 प्लस का 4, तो ये भी कितना आ रहा होगा 1। एंड इनों का प्रोडक्ट -1 है, यानी कि ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है। तो ये जो ए और बी पॉइंट्स है ये इस सर्कल के एक्स इंटरसेप्ट्स हैं, जो कि कितने -1 और -4। इनमें भी आप सेंस ऑफ रोटेशन देखें, सेंस ऑफ रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज ले तो ऊपर आपका -1 आएगा और नीचे आपका -4 आएगा। अब आप ऑप्शन चेक कर ले, अल्फा इक्वल्स टू 1 और बीटा इक्वल्स टू 4, तो ये तो गलत हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट 4 है, ये भी गलत हो गया। बीटा इक्वल्स टू 4 इज करेक्ट एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4 इज ऑल्सो करेक्ट। एंड दिस क्वेश्चन इज, यू कैन से कि मीडियम। वंस यू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री देन कैलकुलेशन इज क्वाइट सिंपल। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना। तो हम मॉड को एक बार प्लस से ओपन कर लेंगे, एक बार माइनस से ओपन कर लेंगे, और आप केस 1 क्या लोगे, जब x² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। ठीक है, उस केस में मॉड जो है वो एज इट इज ओपन हो जाएगा, यानी कि 3x² माइनस का 4x² प्लस 4 प्लस का x - 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन रही है x² माइनस का x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या आएंगे, x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 13 अपॉन में 2। रूट 13 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगी, तो ये जाएगा 1 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 2। 4.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 4.5 डिवाइडेड बाई 2 होगा इक्वल्स टू 2.25, एंड ये कितना होगा माइनस का 2.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1.25। यू कैन चेक दैट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर लाइंग इन दिस इंटरवल। तो ये दोनों मेरे करेक्ट सॉल्यूशन हैं, 2 सॉल्यूशन तो मुझे यहाँ से मिल गए। नेक्स्ट हम केस 2 भी देख लेते हैं। केस 2 में ये जो पूरा एक्सप्रेशन है नेगेटिव हो जाए, x² - 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x जो है, आपको इस बार इक्वालिटी लेने की जरूरत नहीं, आप स्ट्रिक्टली लेस देन 0 भी ले सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 to 1, और इस बार ये जो मॉडुलस है वो नेगेटिव से ओपन होगा क्योंकि इसके अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो 3x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x² एंड माइनस का 4। ओके, यहाँ पे -4x² प्लस 4 लिया था, यहाँ पे +4x² माइनस 4 प्लस का x - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 7x² प्लस का x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये आ जाएगा 140 अपॉन में 7 2 जा 40। 140 प्लस 1 इज 141। इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं, एक तो है 121 और 12 का है 144, ये 12 से जस्ट छोटा है, तो इट इज़ एज गुड एज यू कैन से 12। तो दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 11.9 या आप 12 भी बोल लो डिवाइडेड बाई 40। तो एक तो क्या हो जाएगा माइनस का 13/14 अप्रॉक्सीमेटली अगेन, एंड एक इसके इक्वल हो जाएगा 12 - 1 यानी कि 11/14। आप पाओगे कि ये दोनों वैल्यूज़ भी -1 से 1 के बीच में लाई करिए, तो दीज आर ऑल्सो 2 वैलिड सोल्यूशन। सो टोटल 2 and 2 हाउ मेनी सोल्यूशंस विल बी देयर, 4। तो इसके टोटल 4 सोल्यूशन आएंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन मॉडुलस के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे ये है। नाउ इस क्वेश्चन में आपको तीनों साइड्स गिवन है, AB, BC एंड CA।
तो मैं कोसाइन ऑफ एंगल्स निकाल सकता हूँ। ऑल्सो कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन कॉट बी, इसको क्यों ना आप साइन कॉस में बदल लें, तो कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ सी अपॉन में साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बी अपॉन में साइन ऑफ बी, ये आ जाएगा। आप एलसीएम ले तो क्या बनेगा, साइन सी कॉस ए प्लस कॉस सी साइन, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए प्लस सी का, अपॉन में साइन ए साइन सी होल डिवाइडेड बाई कॉस बी अपॉन में साइन ऑफ बी। अब इसको हम ऊपर जाके, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस सी इंटू, इसको हम ले सकते हैं साइन ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन सी इंटू कॉस बी। साइन ऑफ ए प्लस सी को मैं साइन ऑफ पाई माइनस बी भी लिख सकता हूँ, एंड साइन ऑफ पाई माइनस बी इज नथिंग बट साइन बी। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन में साइन ए इंटू साइन सी इंटू कॉस बी। नाउ साइन स्क्वायर बी को मैं 2r साइन बी लिख सकता हूँ, 2r इंटू बी अपॉन 2r में इसको लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन में 2r का होल स्क्वायर अपॉन में इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन 2r इंटू सी अपॉन 2r इंटू कॉस ऑफ बी। अब ये 2r से 2r स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, इन तीनों की वैल्यू मुझे पता है, और कॉस बी मुझे और निकालना है, तो कोसाइन फॉर्मूला से सबसे पहले मैं कॉस बी निकाल लेता हूँ। कॉस बी इक्वल्स टू होगा ए सी का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये इक्वल्स टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस का ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए बी इंटू बी सी। तो ए बी कितना है, रूट 23 का स्क्वायर यानी कि 23 प्लस बी सी है 3 3 3 9 माइनस का 16 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट ऑफ 23 इंटू 23 माइनस 7, 23 माइनस 7 हो जाएगा 16, एंड 16 अपॉन में 6 रूट 23 यानी कि हो जाएगा 8 अपॉन में 3 रूट ऑफ 23। ये मेरे पास कॉस बी की वैल्यू आ गई, एंड ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है मेरा बी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो ए सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए की जगह आप लिख सकते हो बी सी की जगह लिख सकते हो आप ए बी इंटू कॉस ऑफ बी है, ये इक्वल्स टू आ जाएगा ए सी इज़ हाउ मच 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई बी सी इज़ हाउ मच, बी सी इज़ 3 इंटू ए बी इज़ रूट ऑफ 23 इंटू कॉस बी इज़ 8 अपॉन में 3 रूट ऑफ 23, रूट ऑफ 23 3 रूट 23 से 3 रूट 23 कैंसिल, एंड 16 बाई 8 मेरा सिंपली आ गया 2। सो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू है 2। दिस इज ईजी टू मॉडरेट, यू कैन से वेरी वेल दैट इट इज़ ईजी, बिकॉज आपको साइन रूल और कोसाइन रूल की हेल्प से ये क्वेश्चन करना था, उससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं करना। सो स्टूडेंट्स, ये आपका वेक्टर का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड गिवन है आपको, u डॉट डब्ल्यू एंड v डॉट डब्ल्यू एंड u डॉट v, इनमें से आपको कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो होता है वो आपका बॉक्स ऑफ u v एंड w होता है, एंड इसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड इसके स्क्वायर को लिखने का एक और तरीका होता है डिटरमिनेंट फॉर्म में, एंड वो होता है u डॉट v u डॉट w, ये होता है v डॉट u v डॉट v एंड v डॉट w, एंड ये हो जाएगा w डॉट u w डॉट v एंड w डॉट w, एंड ये आपका रूट 2 स्क्वायर यानी कि 2 के इक्वल होगा। इसमें से मैक्सिमम क्वांटिटीज हमें नोन है एक्सेप्ट फॉर u डॉट v, तो u डॉट v को क्यों ना हम x मान लेते हैं, u डॉट v इक्वल्स टू x मान लेते हैं। सिंस u और v जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ u स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। w स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 4 गिवन है, तो w स्क्वायर की जगह हम 4 रिप्लेस कर देंगे, एंड आपको u डॉट w एंड v डॉट w 1 गिवन है, तो उनकी वैल्यूज हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 x 1 1, सॉरी ये बन जाएगा x 1 1 एंड 1 1 4, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से मेरे पास u डॉट v की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या बनेगा 4 प्लस x माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 4x स्क्वायर का मॉड आएगा एक्चुअली, सिंस वॉल्यूम में मॉड आता है, दिस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, इसका मॉड इक्वल्स टू 2, तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 2x एंड प्लस का 2 का मॉड इक्वल्स टू 2
एक 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर दें तो आपके पास 2x² माइनस का x -1 इक्वल्स टू -1 और 2x² माइनस x -1 इक्वल्स टू 1, ये दो इक्वेशंस आएगी। ये क्या बनेगी, ये बन जाएगी 2x² माइनस x इक्वल्स टू 0 और ये बन जाएगी 2x² माइनस x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से x की क्या क्या वैल्यूज आएगी, यहाँ से x की दो वैल्यूज आएगी, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू हाफ। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है 3 टाइम्स u वेक्टर प्लस 5 टाइम्स v वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर का होल स्क्वायर एंड माइनस का प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू u डॉट। अब u डॉट v जो कि हमने x के इक्वल रखा था उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, उसकी पॉसिबल वैल्यू एक 0 भी है एक हाफ भी है, वो हम पुट करके देखते हैं तो ये क्या आएगी। नाउ कैन u डॉट v भी इक्वल्स टू 0, ना तो वो u और v परपेंडिकुलर है, ठीक है, विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इन्होंने पहले ही दे रखा है, तो u डॉट v 0 तो नहीं है, तो ये तो मेरा पहले ही रिजेक्ट हो गया। और u डॉट v का प्रोडक्ट फिर क्या बचा, u डॉट v का प्रोडक्ट हाफ आ गया। ये अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते क्या बनेगा, 3 + 5 + 30/2, 30/2 इज 15, 15 + 5 इज 20 एंड और क्या पॉसिबिलिटीज है आपके पास, 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1, यानी x की जगह हाफ आपने पुट किया तो आ जाएगा 15 प्लस, अच्छा यहाँ पे 3 3 = 9 एंड 5 5 = 25 आएगा, हमने इनके भी स्क्वायर करने चाहिए थे, 9 एंड 25। तो ये कितना हो गया, 9 + 25 तो कितना हो गया, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v तो 1 ही हो गया, 34 + 30/2 इज 34 + 15, यानी कि ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 जिसकी वैल्यू होती है 7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3u + 5v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। एंड इस क्वेश्चन को आप रेट करोगे, सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ मीडियम डिफिकल्टी, बिकॉज ये वाला जो फॉर्मूला है ये रिलेटिवली लेसन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी ये यूज़ हो चुका है सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस में।